भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 4 मजबूत स्तंभों को निर्मित किया गया है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका, चौथा समाचार माध्यम यानी कि मीडिया। इस चौथे खंभे की बाकी तीनों के काम पर निगाह रखने एवं सही एवं निष्पक्ष सूचनाएं समय पर प्रसारित करने का कार्य करना था, किंतु आज यही स्तंभ सबसे ज्यादा खतरे में। वास्तव में देखा जाए तो यह खुद खतरे में नहीं है, बल्कि समाज के लिए खतरा बन गया है। यह फेक न्यूज एवं पक्षपाती विचारधारा को समाज पर थोप रहा है। इसके कारण समाज में मनमुटाव बढ़ रही है। इसकी वजह खुद मीडिया है, जिसने अपने व्यवसायी हितों की पूर्ति के लिए खुद को और कार्यक्रमों को बेचने की परंपरा में ढाल दिया है, जिसका नकारात्मक पहलू साफ नजर भी आते हैं। समाज में कट्टरता को लेकर जनता को उसकी मूल आवश्यकताओं से परे रखा जा रहा है। इसमें एक हाथ निष्पक्ष कही जाने वाली मीडिया का भी है। मीडिया निष्पक्ष नहीं हो सकती, केवल खबर निष्पक्ष हो सकती है, परंतु उस खबर को पढ़ रहे दर्शक पाठक को वह खबर निष्पक्ष है या नहीं वह खुद अंदाज लगा सकते हैं। मीडिया की यह बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि संवेदनशील स्थितियों में समाज की अखंडता को बनाए रखने, बेबाक व तर्कहीन सूचना को समाज में फैलाने से बचाने की जैसे कि बड़ी चीजों को ध्यान में रखे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आप सबके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं, तो आइए इसके बारे में आगे डिटेल से जानते हैं। अगर चौथे स्तंभ मीडिया को अभी कुछ देर के लिए अलग रखकर बात करें तो यह कह सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। यह तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि यह अभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करे और आपस में संतुलन बनाए रखे। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। आइए जानते हैं कार्यपालिका क्या होता है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं पर चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आइए अब जानते हैं विधायिका के बारे में। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और 2 सदनों को राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा और जनता सदन यानी कि लोकसभा कहलाते हैं। प्रत्येक सदन को इसके पिछली बैठक के बाद 6 माह के अंदर बैठना होता है। कुछ मामलों में 2 सदनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है। राज्यसभा। संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे। उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद होंगे, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 अनधिक प्रतिनिधि होंगे। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा, और जब राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वालों का चुनाव संसद के द्वारा कानून के तहत निर्धारित तरीके से होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। हर द्वितीय वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। उनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद हैं। इसी तरीके से ही जानते हैं कि लोकसभा क्या है। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा है, जिनका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्येक चुनाव के द्वारा होता है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, यानी कि इसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, 20 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और अधिक से अधिक एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जा सकते हैं, यदि उसके विचार से उस समुदाय का सदन में पर्याप्त नेतृत्व नहीं है। लोकसभा के कुल चयनात्मक सदस्यों की संख्या का राज्यों के बीच इस तरह वितरण किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात जहां तक कि व्यवहारिक हो सके सभी राज्यों के लिए बराबर होता है। वर्तमान में लोकसभा में
545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से राज्यों से चुने गए हैं और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से, जबकि 2 का नामजद एंग्लो इंडियन समुदाय या प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान का 84वां संसदीय अधिनियम का अनुपालन करते हुए 1971 के जनगणना के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित किए मौजूदा गई सीटों की कुल संख्या जब तक कि वर्ष 2026 में पहली जनगणना न हो जाए तब तक अपरिवर्तित रहेगी। आइए अब जानते हैं भारतीय न्यायपालिका। वहीं पहले स्तंभ की बात करें तो जो कि न्यायपालिका कहलाता है, वहां सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम या जुडिकेचर भी कह सकते हैं, किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही यह कानून का क्रियान्वयन कराती है। सबको सामान्य न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालय यानी कि कोर्ट होते हैं। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका कि प्रधान न्यायाधीश होता है यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय है जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। राज्य न्यायपालिका यानी कि राज्य न्यायपालिका में 3 प्रकार की पीठें होती है। एकल, जिसके कि निर्णय को उच्च न्यायालय के डिवीजन यानी कि उच्च न्यायालय के डिवीजन खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। खंडपीठ 2 या 3 जजों के मेल से बनी होती है जिसके कि निर्णय केवल उच्च न्यायालय में चुनौती पा सकते हैं। संविधान या फुल बेंच सभी संवैधानिक व्याख्या से संबंधित वाद इस प्रकार की पीठ सुनाती है जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं, वो फुल बेंच कहलाता है। अधीनस्थ न्यायालय, इस स्तर पर सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग अलग होती है। इस स्तर पर सिविल तथा सेशन कोर्ट अलग अलग होते हैं। इस स्तर के जज सामान्य भर्ती परीक्षा के आधार पर भर्ती होते हैं। उनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। और एक होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है। इनका गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध एवं अंडर ट्रायल वादों की या केस की तीव्रता से निपटारे हेतु किया जाता है। इसके पीछे कारण यह था कि केस लंबा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड़ जाती है, जेल में भीड़ बढ़ जाती है। 10वें वित्त आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रैल 2001 से 1737 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया था। अतिरिक्त सेशन जज या ऊंचे पद से सेवानिवृत्त जज इस प्रकार के कोर्ट में जज होता है। इस प्रकार के कोर्ट में वाद लंबित करना संभव नहीं होता, यानी केस को लंबा खींचा जाना संभव नहीं है। हर वाद को यानी हर केस को निर्धारित समय में निपटाना होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इस तरह का और भी वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।